कोर्स की वो जरा वो भी शेयर हैंडलिंग, जिसके ऊपर आपके मेजर क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज के अंदर। जब भी आप SOC एनालिस्ट के लिए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो पहला क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट यही होता है कि व्हाट इज इंसिडेंट हैंडलिंग, या आपके पास जो है वो इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट रिस्पांस क्या होता है। ओके, तो लेट्स अज्यूम कि आप कहीं पे जो है वो एक घर खरीदते हैं और उस घर के लिए आप लॉक्स लगाते हैं, कैमरास लगाते हैं, आप वहाँ पे अलार्म्स सेट करते हैं सो दैट कि कोई चोर वहाँ पे चोरी ना कर सके, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कुछ अरसे बाद या कुछ दिनों बाद आपने अपनी सारी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रखी थी, उसके अलावा उसके बावजूद भी कोई चोर चोरी कर जाता है, तो आपको उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आप पुलिस को कॉल करेंगे, आप देखेंगे कि क्या क्या चोरी हुआ है, फिर आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ से चोरी हुआ है, चोर कहाँ से घुसा, कहाँ पे जो है वो कोई कमी छूटी थी। तो सारी चीज़ें आप जो जो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्लान बनाते हैं, सेम साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसे इंसिडेंट हैंडलिंग कहते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक ज्वेलरी स्टोर है फॉर एग्जांपल। अब उस ज्वेलरी स्टोर के आप मैनेजर हैं, हर दिन कई कस्टमर आते हैं, आपने वहाँ पे कुछ गार्ड्स भी लगा रखे हैं, कैमरास भी लगा रखे हैं हर कॉर्नर के अंदर, हर जगह पे आपने अलार्म भी सेट कर रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई एक ऐसा कस्टमर आता है जिसने मास्क वगैरह लगाया है और फिर वो बड़ी होशियारी से आपकी उस ज्वेलरी स्टोर में से कोई डायमंड उठा के ले जाता है, ठीक है। इवन आपके गार्ड्स मौजूद थे, आपके कैमरास मौजूद थे, आपके अलार्म सेट थे, इसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। उस इंसिडेंट को हैंडल करने के लिए आप क्या करेंगे? आप पुलिस को कॉल करेंगे, आप गार्ड्स की अच्छी खासी करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि कमी कहाँ थी, और इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो क्या करना है, उस चोर को कैसे पकड़ना है। तो सेम साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी हमारे पास इंसिडेंट हैंडलिंग होती है, जहाँ पे एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे के साथ जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उन्हें डिटेक्ट किया जाता है, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया जाता है, और फिर जो भी इंसिडेंट होता है उससे जो है वो रिकवर किया जाता है सिस्टम को। इज इट क्लियर? इंसिडेंट हैंडलिंग जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। ये जितने भी सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होते हैं उनसे प्रिवेंट करता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी इवेंट होता है, लाइक जिस तरह से हमने ज्वेलरी स्टोर की, तो कोई कस्टमर आपके स्टोर में इंटर हुआ तो एक नॉर्मल एक्शन था, ठीक है, तो वो इवेंट कहलाएगा। लेकिन जब चोर चोरी करता है तो वो एक जो है वो अब नॉर्मल चीज है, वो उसने चोरी की है, वो नेगेटिव सेंस में जब भी कोई इवेंट अगर होगा वो हमारे पास इंसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई अनऑथराइज्ड वे के साथ कोई सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म होती है। जी सर, इंसिडेंट हैंडलिंग और इंसिडेंट रिस्पांस एक ही चीज है? जी, इंसिडेंट हैंडलिंग, इंसिडेंट रिस्पांस। इंसिडेंट हैंडलिंग के हमने उस इंसिडेंट को हैंडल किस तरह से करना है, और अगर वो इंसिडेंट हो जाता है तो उसके अगेंस्ट हमने रिस्पांस कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रिस्पांस। ओके, मिसाल के तौर पे दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके कुछ की डेफिनेशंस है। इवेंट क्या होता है? किसी भी सिस्टम या नेटवर्क के अंदर किसी किस्म का भी कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, कोई ईमेल सेंड कर रहा है, कोई फायरवॉल ने कनेक्शन इनेबल किया है, या किसी ने आपके सिस्टम में लॉग इन किया है, कोई भी इवेंट, कोई भी एक्शन जो कि आपके सिस्टम या नेटवर्क के अंदर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। अगर तो वो इवेंट नेगेटिव सीक्वेंसेस के अंदर हो, नेगेटिव
वे के साथ हो, नेगेटिव इंटेंशन के साथ हो, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट। मिसाल के तौर पे सिस्टम क्रैश हो गया, इंसिडेंट है। अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गई, इंसिडेंट है। किसी ने डाटा थेफ्ट कर लिया, इंसिडेंट है। ठीक है, क्लियर है? अब इसकी कुछ की वैल्यूज हैं। इफेक्टिव इंसिडेंट हैंडलिंग मिनिमाइज डाटा लॉस, सर्विस डिस्ट्रप्शन। Incident response team ensures systematic responses. Prioritize incident based on the severity. Incident manager, often SOC manager, security, CISO, trusted third party content। अच्छा जी, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस इंसिडेंट को अगर आप हैंडल करते हैं तो आप किन किन चीजों से बच सकते हैं। एट अ टाइम हैंडल किया जाए तो आप उस चोर को भी पकड़ सकते थे जो कि आपके ज्वेलरी स्टोर में आया था। ठीक है, तो अगर तो उसी वक्त उस इंसिडेंट के अगेंस्ट कोई एक्टिविटीज परफॉर्म, कोई एक्शन लिया जाए तो आप उस इंसिडेंट को हैंडल करने के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट हैंडलिंग। अब ये सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, कुछ स्टेप्स हैं इसके लिए आगे हम देखेंगे, जो कि निस्ट एक कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट गाइडलाइन है निस्ट की, जिन्होंने एक एक चीज को इलाबोरेट कर रखा है कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे वही, अगर ज्वेलरी स्टोर के अंदर आपकी चोरी होगी तो पहले आप चोर को पकड़ने पे फोकस करेंगे, ना कि आप अपने अलार्म और कैमरास को जो है वो चेंज करने की कोशिश करेंगे जिनकी रेजोल्यूशन ठीक नहीं थी या इनमें गड़बड़ थी या कोई मिला हुआ था गार्ड। तो पहला आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप चोर के बारे में, उसके चोर के पीछे लगे, पुलिस को कॉल करें। तो सेम कोई भी इंसिडेंट परफॉर्म होता है तो स्टेप बाय स्टेप हमारे पास एक प्रायोरिटाइज किया जाता है कि पहले हमने कौन सा एक्शन लेना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो साइबर किल चेन, आई थिंक मैंने सीएच वालों को इसके बारे में बताया था या मैंने सॉक वालों को बताया था। ये साइबर किल चेन वाला टॉपिक किस आपने पढ़ा था, सॉक वालों ने? सर ये सर आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। सीएच वालों ने पढ़ा था, सॉक वालों ने पढ़ा था? सर इनको दिया था, दोनों को ही दिया था। अच्छा जी, इंसिडेंट रिस्पांस हैंडलिंग के लिए आपको साइबर किल चेन का नॉलेज होना लाजमी है। ये ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया था, एक और बार मैं बस 2 मिनट के लिए इलैबोरेट करूंगा इसे। रिकॉग्निजेंस के इस फेज के अंदर ये पूरी एक स्ट्रेटेजी है कि किस तरह हैकर अटैक परफॉर्म करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और किस स्टेज के ऊपर आप क्या कर सकते हैं उसे रोकने के लिए। तो सॉक एनालिस्ट जो हैं वो इस साइबर किल चेन को फोकस करके हैकर्स को जो है वो रोकते हैं और डिफरेंट स्ट्रेटजीज बिल्ड करते हैं। रिकॉग्निजेंस पहले इंफॉर्मेशन गैदर करता है हैकर, फिर उसके लिए हथियार बनाता है कि मुझे कौन सा एक्सप्लॉइट, किस तरह से, कौन सी डिवाइस के साथ मुझे हैकिंग करनी है। फिर उस पेलोड को वो डिलीवर करता है। वो यूएसबी के जरिए हो सकता है, ईमेल के जरिए हो सकता है, किसी मलिशियस वेबसाइट के लिंक के जरिए हो सकता है। तो वो एक डिलीवरी मीडियम के जरिए अपना एक्सप्लॉइट या पेलोड डिलीवर करता है। डिलीवर करने के बाद नेक्स्ट स्टेज के अंदर इंस्टॉलेशन होती है, यानी सिस्टम के ऊपर वो जाके स्टोर होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी एम्प्लॉय को उसने यूएसबी दी या किसी एम्प्लॉय को उसने फिशिंग ईमेल सेंड की जिसके साथ एक मलिशियस पेलोड था। जैसे ही नेक्स्ट फेज के अंदर आता है तो वो एम्प्लॉय उसे ओपन करता है, वो एक्सप्लॉइट या वो पेलोड उस विक्टिम की डिवाइस के अंदर स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट जब वो स्टोर होता है तो वो इंस्टॉलेशन के फेज के अंदर अपने बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें इंस्टॉल करता है और साथ साथ यहाँ पे हैकर के साथ कनेक्ट होता है। नेक्स्ट कमांड एंड कंट्रोल के अंदर हैकर उसे कमांड्स एंड कंट्रोल्स के साथ उसे कंट्रोल करता है उस एक्सप्लॉइट को, और उस मशीन को कंप्रोमाइज करके अपनी जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी हो, जो जो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एक्शन फेज के अंदर अपने कंप्लीट करता है। 7 स्टेज है इसकी। इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसेस जो है वो 4 निस्ट की जो फ्रेमवर्क है उसमें इन्होंने 4 स्टेप्स में इसे कंप्लीट किया है कि आप जो भी इंसिडेंट हैंडल कर रहे हैं उस प्रोसेस को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। फर्स्ट पार्ट इज प्रिपरेशन, कि आपने उसके लिए प्रिपरेशन क्या करनी है। फिर डिटेक्शन एंड एनालिसिस है, फिर कंटेनमेंट, इरेडिकेशन और रिकवरी है, और लास्ट पे पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी है।
ये लीनियर नहीं है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा नहीं है। आप देखें तो ये साइक्लिक वे के साथ है कि अगर प्रिपरेशन हो गई है तो डिटेक्शन एनालिसिस के बाद कंटेनमेंट, इरिडिकेशन और रिकवरी हो गई है, फिर भी साथ साथ डिटेक्शन और एनालिसिस चलता रहेगा, ठीक है। और इवन आप लास्ट तक पहुंच जाएंगे इंसिडेंट हैंडलिंग के, तो फिर भी आप साथ साथ ये पीछे वाले स्टेप्स परफॉर्म करते रहते हैं कंटिन्यूसली। नेक्स्ट, साइबर किल चेन। आप ये तो साइबर किल चेन का हो गया। नेक्स्ट निस्ट की बात करें, जिन्होंने इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसेस को 4 कीज के अंदर, 4 स्टेज के अंदर डिवाइड किया है। पहले प्रिपरेशन, आपने अपने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से प्रिपेयर करना है, इस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है कि जितने भी रिस्पॉन्स आए, कोई हैकर अटैक करने लगता है या कोई भी अब नॉर्मल एक्टिविटी होती है, कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, तो वो डिटेक्ट हो सके, ठीक है। तो डिटेक्शन कैपेबिलिटीज को आप और ज्यादा इंप्रूव करते हैं कि इन केस अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। एज अ सॉक एनालिस्ट, अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रिपेयर करना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पोस्चर को, ठीक है, कि उसका सिक्योरिटी पोस्चर कितना स्ट्रांग है, इसे और कितना ज्यादा स्ट्रांग किया जा सकता है, सो दैट कि उसकी डिटेक्शन कैपेबिलिटीज और ज्यादा बढ़ाई जा सके। डिटेक्शन और एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि इन केस अगर कोई मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया, किसी सिस्टम में मालवेयर इंजेक्ट हो गया, वायरस या वॉर्म एंटर हो गया, या किसी ने सिस्टम्स को कंप्रोमाइज कर लिया, तो उसके लिए डिटेक्शन और एनालिसिस के फेज के अंदर देखा जाता है, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाती है, साथ साथ एनालिसिस किया जाता है उस मलिशियस एक्टिविटीज को, और देखा जाता है कि उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है सिस्टम पे, कौन सा सिस्टम सबसे पहले इन्फेक्ट हुआ, फिर उसके साथ कितने सिस्टम्स और इन्फेक्ट हुए हैं, उन सभी का इम्पैक्ट क्या है, कितने लेवल तक जो है वो इम्पैक्ट है, और ये सारी चीजें हम डिटेक्शन और एनालिसिस के अंदर देख रहे होते हैं, और साथ साथ हम देख रहे होते हैं कि किसने अटैक किया और कहां से अटैक किया। नेक्स्ट, कंटेनमेंट, इरिडिकेशन और रिकवरी। कंटेनमेंट बेसिकली यहाँ पे जब डिटेक्शन और एनालिसिस हो जाती है, हमें इंसिडेंट का पता चल जाता है, हमें उस चीज का पता चल जाता है जो भी इंसिडेंट हुआ था। जब पता चल जाता है तो जो उसका स्कोप और इम्पैक्ट्स होते हैं उन्हें खत्म करने के लिए और उस मालवेयर को रिमूव करने के लिए, उस वायरस या वर्म को रिमूव करने के लिए हम कंटेनमेंट के ऊपर आते हैं। कंटेनमेंट के अंदर हम उसको जो है मिसाल के तौर पे अगर कोई एक सिस्टम इन्फेक्ट हुआ है और उसी से वायरस सेपरेट हो रहा है, तो हम उस एक सिस्टम को कंटेनमेंट के जरिए अलग करेंगे उस नेटवर्क से, ठीक है। और जो इन्फेक्टेड डिवाइसेस होंगी उन्हें नेटवर्क से अलग करेंगे, सबनेट से अलग करेंगे, उन्हें अलग से सारा जो है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद इरिडिकेशन के उन्हें दोबारा से एनालाइज करके उनमें से जितने भी वायरसेस, वर्म्स या जो भी एक्टिविटीज है हैकर परफॉर्म कर रहा है या कमांड एंड कंट्रोल मेथड के साथ वो उसकी एक्सेस गेन कर रखी है, तो वो सारी चीजें हम इरिडिकेशन के अंदर रिमूव करेंगे। रिकवरी फेज के अंदर हम उस सिस्टम को दोबारा लेके आते हैं उसकी असल फॉर्म के अंदर, और फिर वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर उसे दोबारा से इंस्टॉल किया जाता है, और साथ साथ इसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोबारा से मॉनिटरिंग की जाती है, सो दैट कि अगर इसे अच्छे से रिकवर भी कर लिया है तो हैकर इसे दोबारा किसी तरीके से हैक करने की कोशिश न करें। आइसोलेटिंग थ्रेट्स, रिमूविंग malicious artifacts, eradication and recovery is restoring operations securely। पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी के अंदर हमने क्या करना होता है, जो एक्टिविटीज हुई हैं पीछे पास्ट के अंदर, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि किस तरह से इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह क्या थी, उसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, किस तरीके से हुआ, इन केस इन फ्यूचर अगर होता है तो हमें कौन कौन सी स्टेप्स और टेक्निक्स यूज करनी है, कौन कौन से हमें मेथड्स यूज करने हैं, सो दैट कि वो दोबारा अकर ना हो, कौन से टूल्स हमने यूज किए, कौन सा इंसिडेंट अगर अकर होता है इन फ्यूचर तो हम उसके साथ किस तरह से डील कर सकते हैं, या अभी जो इवेंट अकर हुआ है, जो कि इंसिडेंट अकर हुआ है, उसे हमने किस तरह से हैंडल किया और उसके अगेंस्ट हमने क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की हैं सिक्योरिटी पोस्चर के अंदर। तो पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी के अंदर ये सारी चीजें होती हैं।
आपसे इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है व्हाट इज इंसिडेंट हैंडलिंग एंड व्हाट आर देयर प्रोसेसेस। तो फर्स्ट प्रिपरेशन, सेकंड डिटेक्शन एनालिसिस, कंटेनमेंट, इरेडिकेशन, रिकवरी और पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी। साइबर किल के बारे में बहुत क्वेश्चन होते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से तैयार रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी प्रिपरेशन स्टेज। प्रिपरेशन स्टेज के अंदर कुछ चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रिपेयर करते हैं कि आपको पहले चाहिए क्या, ठीक है। किसी भी इंसिडेंट को हैंडल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चीजें चाहिए। तो प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें इंसिडेंट हैंडलर्स चाहिए। अगर वो इन हाउस कर रहे हैं, वो आउटसोर्स कर रहे हैं, किसी भी तरह से उन्हें स्किल्ड इंसिडेंट हैंडलर्स चाहिए, सॉक एनालिस्ट चाहिए, एक ट्रेन वर्कफोर्स चाहिए, एक टीम चाहिए जो कि एम्प्लॉयज को भी ट्रेन करे और साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन को भी लीड करे, उसके सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को। आप कुछ पॉलिसीज क्रिएट करते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, किस तरह से डील करना है और किस हद तक डील करना है, और इन केस अगर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं तो उन्हें किस तरह से डील करना, और बाकी जो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए सिस्टम उसके लिए क्या पॉलिसीज बनानी है। डॉक्यूमेंटेशन, साथ साथ आप कुछ एसेंशियल टूल्स जो आपको चाहिए हर इंसिडेंट के लिए, अलग टूल, हर एक लेवल पे अलग टूल्स। तो आपको कौन कौन से एसेंशियल टूल्स चाहिए, टूल किट चाहिए, तो आप पहले से ही प्रिपेयर कर रखते हैं। उसके साथ साथ पॉलिसीज और डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो इसके अंदर क्योंकि हम डील कर रहे हैं एक अनएथिकल एक्टिविटी के साथ जहां पे अटैकर ने आपको अटैक किया है, तो बेसिकली साथ साथ आपको कुछ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस या फौज या जो जिसके खिलाफ आप जो है वो एक्टिविटी विद इन द लॉ कर सकते हैं, तो उन सभी के भी आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट में हर एक चीज रखनी पड़ती है। इंसिडेंट टीम्स के कॉन्टेक्ट नंबर्स आपके पास होंगे, लीगल आईटी मैनेजमेंट, मीडिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, लॉ एनफोर्समेंट, इन सभी की आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट होगी। इसके साथ साथ इंसिडेंट रिस्पांस पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होंगे कि आपको इंसिडेंट हैंडलिंग करनी किस तरीके से है, क्लियर प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसके साथ साथ सिस्टम और नेटवर्क बेसलाइन आपको किस तरह से क्लियर करनी है। आपके पास पूरा नेटवर्क डाटाग्राम होता है, डायग्राम होता है कि किस तरह से कौन सा सिस्टम किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस केबल के साथ, किस तरीके किस वाईफाई के अंदर कौन सी टोपोलॉजी है। तो आपके पास पूरी एक नेटवर्क डायग्राम होती है कि अगर एक सिस्टम डैमेज हुआ है तो उस नेटवर्क के अंदर कितने सिस्टम्स डैमेज हो सकते हैं और क्या एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से आइसोलेटेड है या नहीं है। डेटाबेसेस का पूरा स्ट्रक्चर होता है आपके पास जिनके साथ आप डील कर रहे हैं कि अगर एक डेटाबेस कंप्रोमाइज हुई है तो वो किस लेवल की थी, उसके अंदर कितना डाटा हो सकता है और उसे किस तरह से रिकवर किया जा सकता है और बाकी डेटाबेसेस के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है। इन केस अगर सारी अटैच्ड है एक दूसरे के साथ तो हमें किस तरह से डील करना है। तो आपके पास डेटाबेसेस बेस एसेट्स, नेटवर्किंग डायग्राम सब कुछ होता है। इन केस अगर कोई अटैक परफॉर्म हो जाता है किसी भी सिस्टम के ऊपर तो आपको बकायदा ऑर्गेनाइजेशन रूट प्रिविलेजेस देती है हर एक सिस्टम को एज अ एडमिन इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। तो इट मींस आपके पास रूट प्रिविलेजेस होना भी जरूरी है। रैपिड प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म के जो क्रिटिकल यूज टूल्स हैं आपको बकायदा इन्हें जो है वो लेना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई पेड टूल है तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये पेड टूल्स चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको वो प्रोवाइड करेगी हर सूरत में। नेक्स्ट, उस इंसिडेंट के अगेंस्ट आपको फोरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो अभी सॉक एनालिस्ट के अंदर फोरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी अच्छा खासा है, तो इस वजह से मैंने नेक्स्ट जो हमारी आउटलाइन क्रिएट की है उसके अंदर हमने फोरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स भी रखी हैं, ठीक है, जहाँ पे हम पूरी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इन केस अगर कोई भी इंसिडेंट अगर होता है और कोई भी डिवाइस कंप्रोमाइज होती है तो किस लेवल तक और कौन कौन सी डायरेक्टरीज हमें चेक करनी है, कौन कौन सी रजिस्ट्री फाइल्स हमने देखनी है और किन किन तरह की फाइल्स के साथ हमें डील करना है। इवन मालवेयर एनालिसिस भी ऐड किया है मैंने एक, तो उस लिहाज से हमें फोरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन करनी है। रेगुलेटरी कंप्लायंस लीगल कंसर्न के ऊपर है,
कौन कौन से लॉज हैं। और टूल्स की बात की जाए, आपके जो सॉक टूल किट के अंदर फॉरेंसिक वर्कस्टेशन और लैपटॉप्स होते हैं, जहाँ पे मिसाल के तौर पे एक तो सिस्टम आपका खुद का है, ठीक है, और एक सिस्टम वो आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आप बकायदा किसी मालवेयर, अगर किसी मालवेयर ने इन्फेक्ट किया है किसी सिस्टम को या किसी नेटवर्क को, उस मालवेयर को किस तरह से डील करना है, तो बकायदा आप खुद का सिस्टम यूज नहीं करेंगे, आप वर्क स्टेशन यूज करेंगे, फॉरेंसिक वर्क स्टेशन जो कि आइसोलेटेड होंगे। आपको एक डेडिकेटेड अलग से सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट कि आप उसके ऊपर एक्टिवली जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है वो कर सके। सिक्योर डिवाइसेस फॉर एनालिसिस, डिस्क और मेमोरी इमेजिंग टूल्स हैं जो कि बकायदा, अब यहाँ पे कुछ सीन ऐसे होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर किसी हैकर ने अटैक कर लिया है किसी सिस्टम को, तो कुछ एक्टिविटीज होती हैं वो रैम में होती हैं, कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो कि रैम में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई सिस्टम इन्फेक्ट हो गया और उसी वक्त आप उसको स्विच ऑफ करें और फिर रीस्टार्ट करें, तो कुछ एक्टिविटीज या कुछ लॉग्स जो हैं वो हैकर के रैम में स्टोर होते हैं। तो रैम आपको पता है कि जैसे ही दोबारा रिस्टार्ट करेंगे आप सिस्टम या रीबूट करेंगे तो रैम खाली हो जाती है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे उस डिस्क या मेमोरी इमेजिंग टूल्स के साथ जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं या जो भी चेंज हुई है रैम के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर या उस हार्ड डिस्क के अंदर, तो उसे आप स्टोर करते हैं, बाकायदा कैप्चर करते हैं और उसे कॉपी करते हैं एक अलग डिवाइस के अंदर, उसकी हैश जनरेट करते हैं। फिर उसके ऊपर जो है वो देखते हैं कि अगर कोई फाइल डिलीट हुई है, कोई फाइल अपलोड हुई है, कौन कौन सी फाइल्स कहाँ पे अपलोड हुई हैं या डिलीट हुई हैं, तो वो सारी चीजें आप इन टूल्स के साथ देखते हैं। लॉग और नेटवर्क एनालिसिस टूल्स हैं जो कि बाकायदा अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है नेटवर्क के ऊपर या लॉग्स के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है या कोई मलिशियस लॉगिन हुआ है, अटेम्प्ट हुई है, तो अनॉमलीज को डिटेक्ट करने के लिए और थ्रेड्स को ट्रैक करने के लिए भी आपके पास कुछ टूल्स होते हैं। राइट ब्लॉकर और स्टोरेज डिवाइसेस। राइट ब्लॉकर क्या होता है? बेसिकली राइट ब्लॉकर कुछ इस तरह से होता है कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर यूज होती है, एक डिवाइस होती है ये जी, कुछ इस तरह से डिवाइस होती है कि ये मिसाल के तौर पे इन्फेक्टेड हार्ड डिस्क है किसी कंप्यूटर की, जहां पे मालवेयर या वायरसेस या वर्म या इसे कंप्रोमाइज कर रखा है किसी हैकर ने, अटैकर ने, और इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो ये हमारे पास राइट ब्लॉक डिवाइस होती है जहां पे डिफरेंट पोर्ट्स और डिफरेंट बटन्स होते हैं। तो रीड ओनली, राइट ओनली वगैरह जैसे मोड्स आप इस डिवाइस के साथ जो है वो इनेबल कर सकते हैं कि इन केस अगर ये हार्ड डिस्क जिसके अंदर जो भी डाटा है उसे सिर्फ रीड ओनली मोड पे किसी और कंप्यूटर से देखना है तो आप देख सकते हैं। एग्जीक्यूट ओनली के मोड से देखना है तो आप उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आप अगर उसे राइट ओनली मोड के ऊपर देखना है तो आप सिर्फ राइट ओनली मोड के ऊपर देखेंगे। इस तरह से नहीं होगा कि अगर इसके अंदर कोई ऐसा मालवेयर है जो ऑटो रन होता है तो इस डिवाइस से वो ब्लॉक हो जाएगा। वो ऑटो रन सिर्फ अगर आप रीड ओनली के मोड में ओपन करेंगे तो वो सिर्फ रीड ओनली मोड के अंदर ही ओपन होगा। अगर राइट ओनली मोड के अंदर ओपन करेंगे तो सिर्फ राइट ओनली मोड के अंदर ही ओपन होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ऐसी डिवाइसेस हमें काम आती हैं जब भी हम फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं या जब भी हम बाकायदा ये कुछ इस तरह से शो होती है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसी डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ती है जहां पे हम राइट ब्लॉकर्स या स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं सो दैट हम एविडेंसेस को
और उनकी इंटेग्रिटी को मेंटेन कर सकें और प्रिजर्व कर सकें कि अगर कोई भी सबूत हमें मिलता है तो हम अदालत में भी उसे पेश कर सकते हैं सेम एज इट इज, और वो किसी तरह से भी ज़ाया ना हो। नेटवर्किंग गियर्स और रिपेयरिंग टूल्स हैं, ये भी हमारे पास आते हैं। इसी तरह से इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज है। ये इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज क्या होते हैं, नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि इन केस कोई थर्ड पार्टी आपको नोटिफिकेशन देती है या आपका सिस्टम नोटिफिकेशन देता है या आपकी फायरवॉल्स एंटीवायरसेस किसी किस्म का नोटिफिकेशन देते हैं, तो वो जो भी नोटिफाई कर रहे होते हैं टूल्स या कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो वो हमारे पास इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज कहलाते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं और साथ ट्रैक करते हैं कि कोई अगर इंसिडेंट अकर हुआ है, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, तो आपको उसके अगेंस्ट बकायदा नोटिफाई करते हैं। सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स हम क्रिएट करते हैं जहां पे हम देखते हैं कि अगर कोई सिस्टम अगर कंप्रोमाइज हो चुका है तो उसे हम अपने नेटवर्क से अलग करके हम अपनी बाकी जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनकी कम्युनिकेशन चैनल्स को सिक्योर करते हैं कि हैकर वहां जो है उसकी एक्सेस ना गेन कर सके। उसके बाद हम बकायदा कुछ डॉक्यूमेंटेशन परफॉर्म करते हैं। अभी इंसिडेंट हैंडलिंग का फेज 1 ही है जहां पे हम सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ प्री रिक्वेस्टरीज देखी, फिर हमने पॉलिसीज और डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करनी है, टूल्स क्लियर करने हैं। टूल्स क्लियर करने के बाद हम चलते हैं जी कुछ इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ, जहां पे हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे डीमार्क है। बेसिकली डीमार्क हमारे पास डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कॉन्फर्मेंस है। तो जस्ट अ मिनट, अच्छा जी, मैं बात कर रहा था डीमार्क की। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी फिशिंग ईमेल आती है तो वो फिशिंग है या नहीं है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए एक हमारे पास प्रोटोकॉल है जिसे डीमार्क कहते हैं, डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस। यहाँ नाम से जाहिर है कि डोमेन बेस्ड, कि अगर कोई भी फिशिंग ईमेल आती है तो वो बाकायदा उसके हेडर्स के अंदर ये प्रोटोकॉल जाके चेक करता है कि ये उसी डोमेन का है या किसी और डोमेन का है। मिसाल के तौर पे google.com से अगर आपको ईमेल आ रही है तो डीमार्क जाके देखेगा कि ये डोमेन क्या सच में गूगल की ही है, ठीक है। इन केस आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को एक ईमेल आई है और वो ईमेल कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए आई है और ऐसा शो हो रहा है जैसे वो ईमेल उस कंपनी के सीईओ ने की है, लेकिन सीईओ की ईमेल और उस ईमेल में क्या फर्क है वो ये डीमार्क देखेगा डोमेन बेस्ड मैसेजिंग ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करके। वो बकायदा उस ईमेल के हेडर्स में जाके कंपैरिजन करेगा कि ओरिजिनल मेल कौन सी है, उसकी डोमेन कौन सी है, उसका डोमेन प्रोवाइडर कौन सा है और जो फिशिंग है वो क्या है। तो इस वजह से ये जो फिशिंग ईमेल्स होती हैं उन्हें फिल्टर कर लिया जाता है कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स के साथ। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये प्रोटोकॉल जो है वो ज्यादा यूज करने को मिलता है क्योंकि सम टाइम आपको कुछ ईमेल्स को वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट करना पड़ता है। कुछ ईमेल्स को आपको वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट करना पड़ता है जो कि उस इंसिडेंट के अंदर शो हो रहे होते हैं। तो कहीं आप ओरिजिनल ईमेल्स को ब्लैक लिस्ट ना कर दें, तो उस लिहाज से आपके पास डीमार्क जैसे टूल्स यूज होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी इंसिडेंट हार्डनिंग ईडीआर एंड पॉइंट डिटेक्शन। जी सर वो एसपीएफ और डीकेआईएम भी लिखा हुआ था, उसका नहीं बताया आपने, वो क्या चीज है?
क्या पूछ रहे हैं? ये सर पिछली स्लाइड में ना ये it prevents phishing by verifying the senders through SPF and DKIM records. SPF और DKIM क्या चीज है? अच्छा, SPF हमारे पास जो है ये भी एक प्रोटोकॉल है जहाँ पे हम इसे कहते हैं स्टैंडर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये लिस्ट करता है जितनी भी डोमेन्स हैं, जो भी सर्वर की डोमेन्स हैं और जो ईमेल सेंड कर रही हैं, उन दोनों को लिस्ट करता है। ठीक है, और कंफर्म करता है कि ये जिसके पास ये ईमेल आई है या जिसने ये ईमेल सेंड किया है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है या नहीं करता। ठीक है, तो सेम डिमार्क की तरह, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें तो तब भी हमारे पास डिमार्क की जैसी ही फंक्शनैलिटीज आती हैं। तो सेम ये दोनों काम इसी तरह से करते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये है दैट इज कॉल्ड डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल। ये इनेबल करता है कि अगर किसी ने ईमेल के अंदर, मिसाल के तौर पे किसी डोमेन के अंदर कोई पर्सन है, एम्प्लॉय है, उसने लॉगिन करना है अपने ईमेल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट करेगा और उसे लॉगिन करने देगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिजिटल सिग्नेचर्स। तो ये दोनों प्रोटोकॉल कुछ इस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम देखेंगे, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं। जब भी कोई डिवाइस ज्यादातर इन्फेक्ट होती है तो मोस्टली आपके एंड यूजर्स ज्यादा जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के 10,000 एम्प्लॉयज हैं और 10,000 एम्प्लॉयज के अंदर अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक एप्लीकेशन बना के लॉन्च कर दी है ओवर द इंटरनेट और उसके जो एंड यूजर्स हैं वो आम पब्लिक है। ठीक है, तो उस आम पब्लिक के अंदर किसी पर्सन की डिवाइस के ऊपर कोई अगर अटैक परफॉर्म होता है और उस अटैक के जरिए नेक्स्ट वो सर्वर की एक्सेस गेन करने की कोशिश करते हैं अटैकर्स, तो आपको उसके खिलाफ क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं और उस चीज से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो एंड पॉइंट, हमारे पास एंड पॉइंट यूजर्स होते हैं, आखिरी यूजर्स। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स परफॉर्म कर सकते हैं। LLMNR बेसिकली ये हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है दैट इज कॉल्ड लिंक लोकल मल्टीकास्ट नेम रेजोल्यूशन, जो कि हम देखेंगे कि IPv4 IPv6 इनकी रेजोल्यूशन को दोनों को सपोर्ट करता है। तो ये जब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो आपको इसका और ज्यादा फंक्शन पता चलेगा। बाकायदा हम एक्टिव डायरेक्टरीज को भी इनैमोरेट करेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, तो बाकायदा वो भी देखेंगे। नेट बायोस हैं, आपने इन दोनों को डिसेबल करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर कोई सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया है या एंड यूजर के कोई वर्क स्टेशन या लैपटॉप कंप्रोमाइज हो गया है या खतरा है कि कंप्रोमाइज हो सकता है, तो आपको ये दोनों प्रोटोकॉल्स डिसेबल करने होते हैं सो दैट कि अगर अटैकर ने अटैक करके वहां पे उनके जो डोमेन नेम सिस्टम है, डोमेन नेम सर्वर्स है, जो कि अगर डिवाइस का लोकल है तो उसमें कोई चेंजेस करके IP एड्रेस को चेंज ना कर दिया हो, डोमेन नेम सिस्टम को चेंज ना कर दिया हो और वो डिवाइस किसी मलिशियस सिस्टम के साथ बाकायदा एज अ क्लाइंट एंड सर्वर कनेक्शन बिल्ड कर रखा हो उसने, तो हमें ये प्रोटोकॉल्स ऑफ करने पड़ते हैं। इसी तरह से हमारे पास लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पावर सॉल्यूशंस हैं। कुछ एडमिन क्रेडेंशियल्स जो हैं वो शेयर कर रखे होते हैं कि डिवाइसेस के ऊपर अगर आपको कुछ एम्प्लॉयज को आपको एडमिन प्रिविलेजेस देने होते हैं, तो इन केस अगर कोई इंसिडेंट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन प्रिविलेजेस को एलिमिनेट करना है कि किसी डिवाइस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस ना हो। आप जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं उन्हें दोबारा से जो है वो क्या कहते हैं रीसेट करते हैं। रीसेट करने के बाद रीअसाइन करते हैं जितने भी यूजर्स नेम्स हैं, पासवर्ड्स हैं। किसी भी डिवाइस के ऊपर पावर शेल जो है वो इनेबल नहीं होना चाहिए। साथ साथ आप देखते हैं कि इन केस अगर कोई मलिशियस एक्टिविटी शो की है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर वगैरह ने, तो बेसिकली ये कुछ रूल्स क्रिएट किए जाते हैं सिस्टम्स के ऊपर सो दैट कि जब भी कोई एक्टिविटी, कोई भी मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म होने लगे तो उन रूल्स की बेस्ड पे आपके एंटीवायरसेस और मालवेयर्स आपको नोटिफाई करें
कि फला नाम की अगर कोई फाइल इंटर होती है डायरेक्टरी के अंदर, सिस्टम के अंदर, तो उसी वक्त नोटिफाई किया जाए। तो कुछ रूल्स भी बनाए जाते हैं, हम सिम्स के अंदर भी देखेंगे कुछ रूल्स हम डिफाइन करते हैं, तो उनके बेस पे हमें डिटेक्ट्स और अलर्ट्स मौसूल होते हैं। इसी तरह से हमारे पास एप्लीकेशन वाइड लिस्टिंग है, ब्लॉक लिस्टिंग है, कुछ एप्लीकेशंस को हम वाइड लिस्ट करते हैं, ब्लॉक लिस्ट करते हैं, एलओएल बिन्स हैं। तो ये हमारे पास, अगर मैं आपको कुछ फाइल्स दिखाऊं, तो मोस्टली कुछ बाइनरीज, जितने भी सिस्टम्स हैं, अगर कोई हैकर प्री डिफाइन टूल्स यूज कर रहा है, प्री डेवलप्ड टूल्स यूज कर रहा है और अपनी कुछ बाइनरीज बना रहा है या कुछ फाइल्स बना रहा है डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर, तो ये सारी इन नाम से मलिशियस बाइनरीज और फाइल्स और एग्जीक्यूशंस होती हैं। तो हम रूल्स क्रिएट करते हैं कि अगर इस नाम से अगर कोई स्क्रिप्ट आता है डिवाइस के अंदर तो हमें अलर्ट मिले, ठीक है। इसी तरह से इस नाम से या कंट्रोल EXE या CX स्क्रिप्ट, तो ये सारी जितनी भी फाइल्स होती हैं ये डिफरेंट मालवेयर्स और डिफरेंट रैट्स और बॉटनेट्स के जरिए बनाई जाती हैं और ज्यादातर ये यूज हो रही होती हैं इन्हीं नाम्स के साथ बाय डिफॉल्ट। तो देखा जाता है कि अगर इनमें से अगर कोई भी फाइल या इन नामों में से कोई भी स्क्रिप्ट या किसी किस्म का प्रोसेस चल रहा है तो उसके अगेंस्ट हमें अलर्ट दिया जाए, ठीक है, या उसे इरेडिकेट किया जाए सिस्टम से। तो लिविंग ऑफ द लैंड बाइनरीज, और ज्यादातर ये बाइनरीज यूज होती हैं कि ताकि वो डिफेंड कर सकें या बाईपास कर सकें एंटीवायरसेस को, एंटी मालवेयर्स को एंड इसी तरह से फायरवॉल्स को। तो बकायदा हम सिस्टम के अंदर इसके लिए भी रूल्स क्रिएट करते हैं और मॉनिटर करते रहते हैं एक्टिवली कि कोई इस नाम से या इस जैसी कोई बाइनरी तो नहीं स्टोर हुई। इन केस अगर कोई सिस्टम कंप्रोमाइज हो भी जाता है तो हम इनके लिए एक्टिवली हंट करते हैं उस सिस्टम के अंदर इन फाइल्स के नाम्स के बेस पे। तो अगर कोई हो तो हम उसे रिमूव करते हैं। होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स हैं, इसी तरह से इंट्रूजन डिटेक्शन रिस्पॉन्स सॉल्यूशंस हैं जो कि हम यूज करते हैं। और लास्ट पे नेटवर्क प्रोटेक्शन। नेटवर्क प्रोटेक्शन के अंदर जो क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अलग करते हैं बाकी जितने भी सिस्टम्स होते हैं कि जो कॉन्फिडेंशियल सबसे ज्यादा सेंसिटिव और क्रिटिकल सिस्टम्स हैं उन पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट ना पड़े तो हम उसे नेटवर्क से अलग कर देते हैं, ठीक है। और अगर उनको भी नेटवर्क चाहिए तो हम उन्हें आइसोलेट करके एक अलग से नेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि इन केस अगर कोई ब्रीच हो गई है तो उन सिस्टम्स तक ना पहुंच सके, ठीक है, या अगर कोई डाटा थेफ्ट होती है या किसी किस्म का इंसिडेंट होता है तो उन तक कोई ना पहुंच सके। उसके साथ हमारे पास यहाँ DMZS है, यहाँ पे डीमिलिटराइज्ड जोन्स होते हैं, डीमिलिटराइज्ड जोन्स। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसे जोन्स क्रिएट कर देते हैं सो दैट कि डायरेक्ट इंटरनेट ना मिले उन्हें, ठीक है। इंटरनल रिसोर्सेज शुड नेवर फेस द इंटरनेट डायरेक्टली, कि अगर कोई सिस्टम अगर कंप्रोमाइज हो भी गया है या एक नेटवर्क कंप्रोमाइज हो गया है सिस्टम्स का, तो अगर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी परफॉर्म करनी है या किसी किस्म की भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो हम उन्हें डायरेक्ट नेटवर्क नहीं प्रोवाइड करते, बाकायदा हम उसे लोकल नेटवर्क्स के अंदर ऐड करके फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, IDS और IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं जो कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन करते हैं अगर किसी किस्म की भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है ऑन SSL या TLS डिक्रिप्शन के लिए, तो ये सॉफ्टवेयर हमें काम आते हैं। रिस्ट्रिक्ट नेटवर्क एक्सेस, हम कुछ ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज क्रिएट करते हैं, साथ साथ जितनी भी अनऑथराइज्ड डिवाइसेस हैं उन्हें रिमूव करते हैं या उन्हें ऑथराइज्ड कंट्रोल्स लगाते हैं सो दैट कि सिस्टम की एक्सेस कोई बाहर का बंदा गेन ना कर सके इंटरनेट की एक्सेस।
प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन और पासवर्ड पॉलिसीज। तो प्रीवियस वाला ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जितने भी शेयर्ड एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड्स हैं हम उन्हें सेपरेट करते हैं, साथ साथ जितनी प्रिविलेजेस एक्टिविटीज हैं उनको मॉनिटर कर रखा होता है हमने। तो इसके साथ साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन इनेबल करते हैं सारे सिस्टम्स के ऊपर विद ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। इसके साथ साथ अगर किसी यूजर ने सिंपल पासवर्ड रखा है तो उसे मोर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड के अंदर चेंज किया जाता है, जस्ट लाइक आई लाइक माई कॉफी वार्म। तो ये रिमेंबर करने में भी इजी है, इसे आप डिक्शनरी अटैक में भी नहीं ला सकते, आप इसे ब्रूट फोर्स में भी नहीं ला सकते, ठीक है। तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कुछ ऐसा पासवर्ड होगा किसी यूजर का। बिसाइड दैट कि इवन ये कॉम्प्लेक्स है पासवर्ड, ठीक है, जिस तरह से पासवर्ड लिखा है @पासवर्ड, फिर ओ लिखा है, आर लिखा है, तो इसने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर रखे हैं। ये कॉम्प्लेक्स तो है, ठीक है, लेकिन ये इजीली क्रैक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन पासवर्ड है। तो इस वजह से स्ट्रॉन्गर और इजी पासवर्ड कुछ फ्रेजेस के अंदर यूज होते हैं। हम पासवर्ड्स को रीसेट करते हैं सो दैट कि अगर कोई कंप्रोमाइज हुआ भी है तो दोबारा से उसे रीसेट कर लिया जाए। कंट्रोल्स वर्नरेबिलिटी स्कैनिंग हो रही होती है और साथ साथ हम यूजर्स की अवेयरनेस के लिए भी काम करते हैं, तो अवेयरनेस ट्रेनिंग्स वगैरह परफॉर्म हो रही होती है। तो फर्स्ट इंसिडेंट रिस्पांस हैंडलिंग प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को फुली प्रिपेयर किया जाता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट अगर होता है या इन केस अगर किसी भी इंसिडेंट के लिए प्रिपेयर रखना है खुद को, तो ये कुछ एक्शंस परफॉर्म होते हैं प्री रिक्वेस्टिटीज के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्किल टीम चाहिए, टीम वर्क चाहिए, पॉलिसीज चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, टूल्स चाहिए, क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जो कि एंटी फिशिंग और ईमेल्स की सिक्योरिटी को चेक करें। इसके साथ साथ हम कुछ एंड यूजर्स के लिए सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं जिसके अंदर हमारे पास EDR सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है, और साथ साथ हम एक्टिवली स्कैन परफॉर्म कर रहे होते हैं, नेटवर्क को आइसोलेट करते हैं, नेटवर्क की प्रोटेक्शन करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जितने भी प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है, ये पासवर्ड पॉलिसीज होती हैं, उन्हें रीडिफाइन किया जाता है, उन्हें एनालाइज किया जाता है, उसके ऑर्डर्स किए जाते हैं। कंटिन्यूअस वर्नरेबिलिटी मॉनिटरिंग की जा रही होती है कि इन केस अगर किसी किस्म की कोई वर्नरेबिलिटी या क्रिटिकल सिक्योरिटी वीकनेस है तो उसके खिलाफ जो है उसे रिमूव करने के लिए, उसे मैटिगेट करने के लिए आप कंटिन्यूअस वर्नरेबिलिटी स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं और कुछ पैच रिलीज करते हैं उस वर्नरेबिलिटी या उस वर्नेबल सिस्टम को रिकवर करने के लिए। इसी के साथ साथ आप यूजर्स को भी बाकायदा ट्रेन करते हैं कि अगर कोई फिशिंग मालवेयर है, कोई फिशिंग साइट के ऊपर आप जाते हैं, कोई भी आपको फिशिंग ईमेल आती है या कोई फिशिंग कॉल आती है, तो आपने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है उसके खिलाफ और किस तरह से ऑन टाइम आपने अपर मैनेजमेंट को बताना है कि अगर आपसे किसी किस्म की कोई गलती हो जाती है। एक्टिव डायरेक्टरी सिक्योरिटी असेसमेंट होता है। एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली हमारे पास सर्वर्स के ऊपर एक मैनेजमेंट होता है, एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आप हर यूजर को अलग अलग रोल्स असाइन करते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज असाइन करते हैं कि अगर आईटी मैनेजमेंट का बंदा है तो वो सिर्फ अपने ही रिसोर्सेज को ओपन कर सके, अगर कोई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का बंदा है तो वो सिर्फ अपने रिसोर्सेज को ही यूज कर सके, और अगर लोअर लेवल का है तो वो क्या कर सकता है, अपर लेवल का क्या है, ठीक है, सीईओज और हेड्स क्या कर सकते हैं। तो हर एक यूजर के लिए बाकायदा पॉलिसीज डेवलप की जाती हैं, उन्हें अलग-अलग रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी। और अगर सिस्टम्स सर्वर्स के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी ब्रीच हो जाए तो हैकर्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हर नेटवर्क, हर सिस्टम के ऊपर एक्सेस गेन कर लेते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर करना एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है, ठीक है, तो बहुत ही सेंसिटिव है। इसके अंदर किसी किस्म की मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जाती है तो अटैकर इजीली किसी भी सिस्टम के ऊपर मूव कर सकता है। तो हमने अपनी एक्टिव डायरेक्टरी की कॉन्फ़िगरेशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है, ठीक है, सो दैट कि हैकर इजीली एक्टिव डायरेक्टरीज के ऊपर अटैक परफॉर्म ना कर सके। और साथ साथ हम बाकायदा क्योंकि एक्टिवली स्कैनिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो इन केस अगर कोई भी सिक्योरिटी कंट्रोल ब्रीच हुआ है या कोई भी वर्नरेबिलिटी हमें मिलती है
कोई भी वीकनेस मिलती है तो हम बाकायदा उसे फिक्स करते हैं। पर्पल टीम एक्सरसाइज होती है जहां पे बाकायदा रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग आपस में बैठ के एक मीटिंग करते हैं जहां पे वो डिस्कस करते हैं कि हमने क्या फाइंडिंग्स की, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हमने डील किया, किस तरह से हमने डील किया। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं जहां पे ब्लू टीमिंग सिस्टम्स को टेस्ट करती है और मॉनिटर करती है और रेड टीमिंग बाकायदा सिस्टम्स के ऊपर पेन टेस्टिंग परफॉर्म करती है। तो ये पूरी एक रिहर्सल होती है सो दैट कि अगर कोई भी इंसिडेंट हैपन होता है तो उसके अगेंस्ट हमने किस तरह से डील करना है, उसके अगेंस्ट हमने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट तो सिर्फ प्रिपरेशन है। नेक्स्ट आ जाता है जी डिटेक्शन एंड एनालिसिस। डिटेक्शन एंड एनालिसिस के अंदर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई इंसिडेंट अगर हुआ है तो उससे पहले रिपोर्ट किसने की है, ठीक है, वो रिपोर्ट हुआ किस तरह से, ठीक है, किस सिस्टम के ऊपर उसका इम्पैक्ट हुआ है, क्या वो सिस्टम उस ऑर्गेनाइजेशन की रेंज का है, वो किस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, वो किन किन और सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है, इंसिडेंट को जो है वो आपने स्टॉप किया है, वो हो के बस रुक गया है या अभी तक हो रहा है, ठीक है। आप बकायदा फॉरेंसिक डाटा कलेक्ट करते हैं जहां पे लॉग्स, टाइम स्टैम्प्स, मालवेयर सैंपल्स, ये सारी चीजें कलेक्ट करते हैं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में। इंसिडेंट टाइमलाइन के अंदर क्या होता है कि मिसाल के तौर पे इस डेट के अंदर हुआ, इस टाइम के अंदर हुआ, किस सिस्टम के ऊपर हुआ, ठीक है, और इस इवेंट का नाम क्या है, साथ साथ आप बताते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, किसने इसे डिटेक्ट किया और किस टूल के जरिए जो है ये डिटेक्ट हुआ है। ये इंसिडेंट टाइमलाइन आपको हेल्प करती है कि आप बकायदा एक एक्यूरेट पिक्चर जो है वो ड्रा करके अपने एडमिनिस्ट्रेटर से या अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट, असाइनिंग सिवियरिटी एंड इम्पैक्ट कि पोटेंशियल डैमेज कितना हुआ है, बिजनेस सिस्टम्स जो क्रिटिकल बिजनेस सिस्टम है वो कितने इफेक्ट हुए हैं, कितने सिस्टम कंप्रोमाइज हुए हैं और कितना अटैक जो है वो सेपरेट हुआ है और उसने कितना टारगेट किया है सिस्टम्स को और डिवाइसेस को। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स करने होते हैं और आंसर्स फाइंड करने होते हैं बकायदा आपको इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करके। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कम्युनिकेशन, आप जो है अपनी लीगल वे के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल्स के साथ, अपने जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं या अपने सीनियर्स हैं उनके साथ आप साथ साथ कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं। किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए तो वो भी आप उन सारी बेसिस के ऊपर ले रहे होते हैं हर एक से। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर ही हमारे पास इंसिडेंट एनालिसिस के अंदर 3 स्टेप्स हैं जहां पे इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज है। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन को मजीद एक्सपेंड करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट आप एनालिसिस करते हैं, कुछ चेन ऑफ कस्टडी के लिए कुछ एविडेंस कलेक्ट करते हैं सो दैट आप लीगली उसे अदालत में पेश कर सकें और जो अटैकर है या हैकर है उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। कंटेनमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 तरह की कंटेनमेंट्स होती हैं। शॉर्ट टर्म मींस कि आपको एक थोड़े से वक्त के लिए उसे बाकी सिस्टम से अलग करना है जो कि इन्फेक्टेड सिस्टम है, और उसे इंटरनेट से अलग करना है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करनी है एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। और वो आपका सेम उस वक्त होता है, बिल्कुल उस वक्त होता है जब आपको कोई इंसिडेंट रिस्पॉन्ड हो, कोई भी इंसिडेंट जो है वो शो होता है कि इस सिस्टम पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, ये किसी हैकर के हत्थे चढ़ गया ये सिस्टम, ठीक है। तो आप शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए उसको अलग करते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज हो सके और उसे अटैकर के कमांड एंड कंट्रोल से हटाया जा सके, और साथ साथ आप उसके ऊपर फॉरेंसिक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आप परमानेंट सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स करते हैं जहां पे फायरवॉल रूल्स बनाते हैं, पासवर्ड रीसेट करते हैं, सिस्टम के पैच लेके आते हैं सो दैट कि अगर सिस्टम में किसी किस्म की वर्नेबिलिटी थी जहां से अटैकर इंटर हुआ था तो उसका पैच लाया जा सके और उसे रिकवर किया जा सके सो दैट इन फ्यूचर दोबारा से वहां से किसी किस्म का कोई अटैक परफॉर्म ना हो। रेडिकेशन के अंदर
जो रूट काजेज होते हैं जिनके जरिए सिस्टम के अंदर एंट्री ली थी अटैकर ने या अटैक हुआ था, तो हम उसे रिमूव करते हैं। मालवेयर जो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्ट किया, अपने एनालिसिस में देखा, हम उसको रिमूव करते हैं, सिस्टम को दोबारा से रिस्टोर करते हैं। किसी किस्म का अगर डैमेज हुआ है तो हम उसे रीबिल्ड करते हैं। साथ साथ हम जितने भी एडिशनल पैच हैं सो दैट हम उसकी और सिक्योरिटी को ज़्यादा हार्डनिंग कर सकें, तो हम वो अप्लाई करते हैं इरिडिकेशन के अंदर, जहाँ से सिस्टम से पूरा मालवेयर जितने ट्रेसेस हैं हम रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, रिकवरी फेज के अंदर अगर सिस्टम की कोई इंटेग्रिटी ब्रीच हुई है या कोई डाटा लॉस हुआ है, तो हम उस डाटे को स्टोर करते हैं और सिस्टम की इंटेग्रिटी को वेरीफाई करते हैं। साथ साथ हम उसके ऊपर मजीद मॉनिटरिंग परफॉर्म करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। मिसाल के तौर पे एक सिस्टम आज से 15 दिन पहले कॉम्प्रोमाइज हुआ था, हमने उसके ऊपर अपने सारे इंसिडेंट रिस्पांस के स्टेप्स परफॉर्म कर लिए, हमने रिकवरी भी कर ली उस सिस्टम की, लेकिन फिर भी हम एक्टिवली 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक उसके ऊपर मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि इन केस अगर हमारे हाथ में से कोई ऐसा आर्टिफैक्ट या कोई ऐसा एक्सप्लॉइट छूट गया हो जो कि हमने देखा ना हो और स्टिल वो उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हो, या कोई ऐसी वर्नरेबिलिटी स्टिल उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हो जहां से अटैकर दोबारा उसके ऊपर अटैक परफॉर्म करके उसको कॉम्प्रोमाइज ना कर दे, तो हम उसकी एक्टिवली मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। किसी भी किस्म का अनयूजुअल लॉगिन अटेम्प्ट होता है तो हम उसे देख रहे होते हैं। सस्पिशियस प्रोसेसेस और रजिस्ट्री चेंजेस जो होते हैं उन्हें दोबारा से हम रिकवर करते हैं, रिस्टोर करते हैं। तो ये हमारे पास जी सारा रिकवरी का फेज है। और जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन, कंटेनमेंट और रिकवरी हो जाती है सिस्टम की, तो हम लास्ट पे कुछ पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटीज के अंदर हम बाकायदा कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं, अपनी जो जूनियर टीम्स होती हैं उनके साथ हम डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें हुई, ये हमने परफॉर्म किया, जितना भी हमने प्लान बनाया था स्टेप बाय स्टेप एक पूरी प्रोसेस लिखा जाता है, उसे मॉनिटर किया जाता है सो दैट कि इन फ्यूचर अगर कोई भी इस किस्म का इंसिडेंट अगर होता है तो उसके अगेंस्ट हमने किस तरह से काम करना है। तो फुली डॉक्यूमेंटेड एक फॉर्म के अंदर हर एक चीज को डिफाइन किया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंसिडेंट रिस्पॉन्स